वंश, परिव्राजक वंश। ठीक है, परिव्राजक वंश ये क्षेत्र का मुख्य रूप से वैसे तो पन्ना नागौर के पास में है ना, तो पन्ना से लेकर के आसपास का लगभग पूर्वी बुंदेलखंड तक इनका विस्तार था। मतलब पन्ना, पूर्वी बुंदेलखंड, इस क्षेत्र तक ये विस्तार था। लेकिन इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वह राजधानी थी इनकी नागौर। नागौर, अच्छा बताएं मुझे, नागौर में मैंने कल आपको पढ़ाए थे, दो मंदिर हमने पढ़े थे नागौर में गुप्त शासकों के समय पे, घुमरा का शिव मंदिर और खो का शिव मंदिर। घुमरा का शिव मंदिर और खो का शिव मंदिर किसके समय बनाए गए थे? गुप्तों के समय पे बनाए गए थे। ठीक है, परिव्राजक वंश के प्रथम शासक लिखे देवादेव। परिव्राजक वंश के प्रथम शासक लिखे, प्रथम शासक, हाँ संस्थापक भी लिख सकते हो आप, देवादेव। देवादेव क्वेश्चन में लिखे नाम संस्थापक। फिर उसके बाद में लिखना, देवादेव के बाद में इनके उत्तराधिकारी होते हैं प्रभंजन, फिर होते हैं हस्ती, एक और होते हैं अन्य दामोदर, एक और होते हैं संक्षोभ। संक्षोभ अंतिम प्रतापी शासक संक्षोभ होते हैं। ठीक है, इस वंश के प्रमुख शासक हैं देवादेव जो प्रथम शासक और संस्थापक भी इस वंश के कहे जाते हैं, फिर प्रभंजन होते हैं, फिर हस्तिन होते हैं, फिर दामोदर होते हैं, ये प्रमुख शासक होते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी? तो इनकी जानकारी हमें प्राप्त होगी भैया, एक तो घुमरा में एक प्राप्त होता है हमें घुमरा का अभिलेख, घुमरा, और एक और जगह है मझगांव, हाँ मझगांव, घुमरा और मझगांव, मझगांव अभिलेख से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होगी। घुमरा और मझगांव अभिलेख जो थे वो किससे संबंधित थे? हस्तिन से, महाराज हस्तिन वगैरह से रिलेटेड थे कि इस समय पे ये शासक रहे। महाराज हस्तिन को अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उच्चकल्प के महाराज, उच्चकल्प में हम लोग पढ़ेंगे एक महाराज सर्वनाथ। ठीक है, उच्चकल्प के महाराज थे सर्वनाथ। सर्वनाथ उच्चकल्प के थे, मतलब ये क्या चल रहा था, नागौर या सतना वाले रीजन में ही क्या चल रहा था, दो समानांतर वंश चल रहे थे। एक ही समय काल के दो वंश चल रहे थे। एक घुमरा में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ जहां पर इनकी सीमा डिसाइड हुई कि यहाँ से इसकी सीमा इधर पड़ेगी, यहाँ से इसकी सीमा, बाउंड्री बना रखी थी इन्होंने। उस घुमरा लेख में प्राप्त हुई कि इनकी सीमा कहां से कहां तक थी। तो जो हस्तिन थे, महाराज हस्तिन, वो माने जाते हैं कि वो महाराज सर्वनाथ जो कि उच्चकल्प के शासक थे उनके समकालीन थे, उच्चकल्प के शासक के समकालीन, सर्वनाथ के समकालीन कहे जाते हैं हस्तिन। और इसमें भी शासक हुए प्रमुख प्रतापी शासक संक्षोभ। ठीक है, संक्षोभ के हमें ताम्रपत्र कई जगह से प्राप्त होते हैं, कई सारी जानकारियां की प्राप्त होती है। ये लिख लिया हम लोगों ने, देवादेव, प्रभंजन, हस्तिन, दामोदर, ये लिख लिया ना? क्या दो ऐसे ठीक है, चलिए तो लिखे आगे इसमें, इसको घुमरा मत करना, इसको खो कर दे, खो है खो। अच्छा, खो और घुमरा दोनों पास में ही है नागौर में। सर ये परस कर लिया सर, यहाँ पहाड़ लगता है ना, सर इसी रीजन से इस बार उस बार बसे हुए थे। मतलब कि अभी भी मतलब क्षेत्र था वो परिवार, मतलब वहाँ राज्य है वो नागौर में, और उनकी मतलब कि ये का यहाँ भी खुला चेहरा। अच्छा, इसी रीजन में सर होता है, छोटा रीजन था, इसी में था। तो दोनों ही नागौर में तहसील पड़ती है ना नागौर? अच्छा, नागौर में आते हैं। ठीक है ना, तो ये खो और मझगांव ताम्रपत्र जो महाराज हस्तिन से संबंधित है, और एक और लिखना है जबलपुर ताम्रपत्र भी इनसे रिलेटेड था। हाँ, किला भी है, बिल्कुल चलेंगे आप, ये यूपीएससी पास करने वाले हम घूमने चले
एक साथ। जबलपुर ताम्रपत्र इनसे संबंधित था, किससे? महाराज हस्तिक से। ठीक है, हस्तिक के पुत्र होते हैं कौन? संजोग। महाराज हस्तिक के बेटे होते हैं संक्षोभ, और संक्षोभ इस वंश के अंतिम शासक होते हैं। हाँ, हस्तिन के अगले के जबलपुर ताम्रपत्र जो था वो हस्तिन से रिलेटेड है। जबलपुर ताम्रपत्र भी इनसे रिलेटेड है, महाराज हस्तिन से। और हस्तिन के बेटे रहते संक्षोभ। दामोदर कौन थे? दामोदर भी इनमें से कोई वंश रहे होंगे, लेकिन ये जानकारी नहीं मिली मुझे कि ये इनमें से किनके रिश्तेदार थे, भाई भाई के बेटे बेटे थे, ये नहीं पता, लेकिन शासक थे, इस वंश के शासक रहे हैं दामोदर। ठीक है ना, इनका तो पता है कि देवादिया का बेटा प्रभंजन, प्रभंजन का बेटा हस्तिन, हस्तिन का बेटा संक्षोभ था। दामोदर का देखना पड़ेगा कौन सा। ठीक है, बस इस वंश का शासक है, ये याद रखिए। चलिए अब देखिए इसमें महाराज संक्षोभ के बारे में। महाराज संक्षोभ जो थे उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, बैतूल से भी प्राप्त होती है। कहाँ बैतूल और कहाँ इधर सतना, इतने दूर तक हमें इनका जो लेख प्राप्त हुआ, और साथ में कुछ जगह पर हमें इनके जबलपुर से भी प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में कहा गया कि जो महाराज संक्षोभ था वो 18 आणविक गणराज्यों का अधिपति था। 18 आणविक गणराज्य मतलब छोटे छोटे राज्यों का। 18 आणविक गणराज्य, आणविक गणराज्य मतलब छोटे छोटे राज्यों का अधिपति वो था। साथ में डाहर का प्रमुख था, यानी कि डाहर का स्वामी भी था। ये डाहर किसको कहा जाता है? डाहर या ढाबल इसको कहा जाता है। डाहर नहीं सुने? अजीब डोभाल सुना? कौन है? आर्थिक सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आर्थिक सलाहकार कौन है? समझ लो, कृष्ण सुब्रमण्यम। कृष्ण सुब्रमण्यम ही। चलो, डाहर जो थे, डाहर ये कहा जाता है जबलपुर। ठीक है, डाहर मंडल या डाहर जबलपुर को कहा जाता है। चलिए, डाहर या जबलपुर, जो डाहर या था उसको डाहर भी कहा जाता है, जबलपुर वाले क्षेत्र को। इसका स्वामी 18 आणविक गणराज्य का स्वामी ये कहा जाता है महाराज संक्षोभ को। इस वंश के अंतिम शासक कहे जाते हैं महाराज संक्षोभ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग क्या है यहाँ पे? उच्च कल्प के महाराज, उच्च कल्प के शासक। क्या हुआ? जबलपुर है, जबलपुर डाहवल को कहा जाता है, डाहर या डाहर। हेडिंग क्या है अगला? उच्च कल्प के राज्य या उच्च कल्प का वंश। याद है उसको? अब ये हेडिंग क्या है? उच्च कल्प के शासक या उच्च कल्प का वंश। कहाँ पड़ता है उच्च कल्प? चेहरा। उच्च कल्प का वंश या राज्य, ये भी इन्हीं का समकालीन था, समयकाल इन्हीं के समकालीन था। जो चल रहे थे परिव्राजक वंश के शासक, उन्हीं के समकालीन कहे जाते हैं। स्थान था उच्च कल्प, जिसको वर्तमान में कहा जाता है उच्चहैरा। उच्चहैरा कहाँ पड़ता है? सतना में। बड़े खुश हो गए सतना वाले, हमारी वंशावली बढ़ाई जा रही है। आप में से तो मुझे लगता है कोई दावा भी कर देगा इस वंश का। मैं अभी वहाँ पर चल रहा है, मतलब सरकारों में चल रहा है कि फलाने फलाने के वंशज ये थे, ताजमहल के उत्तराधिकारी है, मतलब उनके लीगल, जैसे ही आप बोल सकते हो उच्च कल्प के हम भी इनके वो है उत्तराधिकारी। चलिए, तो ये उच्चहैरा सतना, इनमें हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? भूमरा। इनके बारे में भूमरा शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है। भूमरा शिलालेख, भूमरा शिलालेख में क्या पता चलता है कि उच्चहैरा में जो उच्च कल्प का वंश चल रहा था, उसी के समकालीन
परिव्राजक वंश भी चल रहा था कहाँ पे, नागौद वाले क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में इन दोनों का सीमा निर्धारण हुआ। सीमा निर्धारण की जानकारी हमें प्राप्त होती है इस भुमरा शिलालेख से। भुमरा शिलालेख कहता है किनका सीमा क्षेत्र, किनका सीमा क्षेत्र कौन सा रहेगा। ठीक है, इस वंश के शासकों के बारे में आप लिख लें। एक तो इस वंश के जो शासक लिखे हैं क्या नाम था उनका, सर्वनाथ। दो तो नाथ हैं, लेकिन ओकदेव, कुमारदेव, जय स्वामी, व्याघ्र, जयनाथ, स्वर्णनाथ लिखना पड़ेगा। ओकदेव, ठीक है। और कौन बताए थे, कुमारदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, व्याघ्र, व्याघ्र बाप को कहा जाता है व्याघ्रदेव, जय स्वामी। हाँ, ये व्याघ्रदेव के पहले थे भैया, जय स्वामी। ठीक है, कुमारदेव, फिर लिख लेना जय स्वामी। व्याघ्रदेव, कुमारदेव, और इसके बाद में लिख लें आप सर्वनाथ। एक नाथ और रह गए, जयनाथ, जयनाथ लिख लेना आगे पीछे नहीं पूछेगा क्रम की कौन क्रम में जमाओ। ओकदेव, कुमारदेव, जय स्वामी, व्याघ्रदेव, सर्वनाथ, जयनाथ, ये इस वंश के प्रमुख शासक रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमें पढ़ना है इसमें सर्वनाथ के बारे में। एक फैक्ट है सर्वनाथ के बारे में आप लिख लें कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये शासक जो रहे हैं, जो सर्वनाथ रहे हैं, वो दूसरे शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में तो बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक एक शासक ने 4-4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये दूसरे शासक है। पहले शासक कौन थे, जो भी हमने वाकाटक पढ़े थे, उनके शासक के प्रवर से उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और दूसरे ये व्यक्ति है महाराज सर्वनाथ, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो चाहे देख सकते हो मध्य प्रदेश में अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रथम ऐतिहासिक शासक प्रवर सेन, जो कि वाकाटक का था, और दूसरा थे महाराज सर्वनाथ, जो उच्चकल्प राज्य के थे। घोड़े पे पड़े हो तो उन्होंने घोड़े को क्या सिखाया होगा, घोड़ा दूर तक जाएगा तो दूर तक लड़ाई होगी। अश्वमेध यज्ञ का यही आधार था। छोड़ देते थे आप, जितने एरिया मतलब उसको कोई नहीं रोकेगा, हां, है ना। तब तक युद्ध की मतलब संभावना नहीं, अगर कोई रोक लेता है तो क्षेत्र में युद्ध होगा। उसका लेकिन मतलब कि कैसे निर्धारण होता था, निर्धारण ये रहता था जैसे कि उनके साथ में उनके व्यक्ति भेजे जाते थे घोड़े के साथ में, कि आप घोड़े को डिस्टर्ब नहीं करोगे, बस देखो कि घोड़ा कहां तक जाता है। जहां तक घोड़ा जाएगा उस क्षेत्र तक उनकी सीमा हो गई। अब फिर वो सामने वाला शासक है या तो अपना कब्जा साबित करे यहाँ पर कि ये मेरा क्षेत्र है, तो उसके साथ में संघर्ष करे, नहीं तो उसने मान लिया कि भाई ये हमारे अंडर में, या फिर उसने स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमने नहीं रोका तो हम इसके अधीन चले गए। हो सकता है कि किसी के पूरे राज्य को पार कर दिया तो पूरा राज्य उसका हो गया फिर वो। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ में साथ में सेना भेजी जाती थी घोड़े के साथ में, कि अगर मान लो कोई रोक रहा है तो तुरंत उसके साथ युद्ध करो, राजा पीछे से लड़ाई करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये सारे जानते, ठीक है। तो ये इसके आधार पर निर्धारण होता था अश्वमेध यज्ञ का। बड़ा सिस्टम था भैया वहां पर। एक और यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ, सुना है वाजपेयी यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, दौड़ होती थी, मतलब रथ दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी। तो उसमें राजा को जीतना होता था। अगर राजा जीत गया तो उसमें बोलेंगे राजा सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, तो उसमें चीटिंग करते थे राजा लोग, राजा को आगे जिता देते थे और सेनापति वगैरह पीछे रहते थे। ठीक है, चलो। तो एक और फैक्टर के बारे में याद रख लीजिए, ये कलचुरियों के सामंत थे। कलचुरियों के सामंत थे। सामंत को उस समय पे कहा जाता है मांडलिक। मांडलिक थे कलचुरियों के, ये मांडलिक थे। ये पूछा जाता है कि कलचुरियों के मांडलिक कौन थे? कलचुरियों के मांडलिक थे उच्च कल्प के शासक, जबकि गुप्त शासकों के मांडलिक कौन थे? गुप्त शासकों के मांडलिक थे जो भी हमने पढ़े थे परिव्राजक शासक। गुप्त शासकों के मांडलिक थे
ये थे परिव्राजक, वो गुप्तों के पांडलिक थे और ये थे कलचुरियों के पांडलिक, इनके बारे में ये फैक्ट आता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। महाराज सर्वनाम किसके समकालीन कहे जाते हैं? किस शासक के समकालीन कहे जाते हैं? अस्तिन। अस्तिन कौन थे? परिव्राजक वंश के शासक। जो परिव्राजक वंश था वो कहाँ था? नागौर, पन्ना वाले रीजन के पास। ठीक है, तो हस्तिन सर्वनाथ एक दूसरे के समकालीन रहे हैं। इन दोनों की जानकारी की सीमा निर्धारण को भूमरा शिलालेख में प्राप्त होता है। सीमा निर्धारण औगदेव इस वंश के प्रथम शासक, कुमारदेव, ज्ञानदेव, जयनाथ स्वामी और सर्वनाथ। सर्वनाथ कहे जाते हैं कि ये दूसरे अश्वमेध के कर्ता शासक हुए थे। पहले थे वाकाटक वंश के जो स्वामी थे, क्या नाम था? प्रवर्ष के। चलिए औसत 12 किलो ही बनवाया था ये असली एक शब्द है सर, अब ये तो कुछ सामान किसी एडजस्ट में, तो अगर सर जैसे युद्ध होगा तो सर ये कुछ ये जैसे कि ये कलयुग के अंदर तो कोई युद्ध में जाएंगे। बिल्कुल, यही तो मजा रहता था। अगर वो किसी अंडर का अश्वमेध वैसे तो अंडर में रहकर उसमें ये करता ही नहीं था। वो अपने आप को जो अश्वमेध करता था वो मानता था कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो अंडर में रहकर अश्वमेध करता था तो उसका शासक, जैसे कि मैं कहूँ कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। वही मान लीजिए बेलारूस, रूस का। बेलारूस कहते हैं यूक्रेन से कि मैं तेरे से लड़ाई करूंगा, रूस कहते हैं कि तू लड़, मैं तेरे साथ हूं। जैसे कि यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका साथ दे रहा है, इनडायरेक्टली पूरा, है ना। अगर टर्की किसी के साथ लड़ाई कर ले तो पूरा नाटो उसके साथ आ जाएगा क्योंकि नाटो का सदस्य है। उसी प्रकार से अगर किसी राजा के अंडर में रहकर कहते करने हैं तो पूरा राजा उसके लिए लड़ाई करता है, नहीं चलता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया।